द मूवी स्टोरी में वापस स्वागत है। आज मैं आपको 2014 की एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म लास्ट शिफ्ट दिखाने जा रहा हूं। स्पॉइलर अलर्ट, सावधान रहें और ध्यान रखें। पुलिस स्टेशन के बाहर जेसिका अपनी गश्ती गाड़ी में बैठी है और अपनी मां से फोन पर बात कर रही है। उसकी मां चिंतित है कि वह अपने पिता की तरह पुलिस अधिकारी बन गई है, जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। वह अपने पहले कार्य दिवस पर इस बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए बातचीत खत्म कर देती है। जेसिका थोड़ा हिचकिचाते हुए स्टेशन में प्रवेश करती है। वहां कोई नहीं दिखता, इसीलिए वह अंदर जाकर देखती है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और दूर से एक आदमी को गालियां देते हुए देखती है। जेसिका उससे बात करती है, लेकिन वह उसे मुड़ने और रुकने के लिए कहता है। जब वह आखिरकार उसके पास आता है तो वह खुद को सार्जेंट कोहेन के रूप में पेश करता है। वह उसे बताता है कि यह नया स्टेशन नहीं बल्कि पुराना है। वह भाग्यशाली नौसिखिया है जो वहां आखिरी शिफ्ट में काम कर रही है। कोहेन बताता है कि सभी कॉल्स को पहले ही नए स्टेशन पर रीराउट कर दिया गया है। हो सकता है कि कुछ लोग सीधे आए, जिन्हें उसे कोहेन की ओर भेजना होगा। आपातकाल के मामले में उसे स्टेशन पर कॉल करना होगा। कोहेन उसे किचन दिखाता है, लेकिन उसे होल्डिंग में न जाने के लिए कहता है। जेसिका उससे पूछती है कि वहां सुरक्षा गार्ड की बजाय वह क्यों है। वह बताता है कि उसे वहां होना पड़ता है क्योंकि उसे सबूतों का ध्यान रखना है। हाजमट रात में किसी समय स्टेशन पर आएगा और उनका निपटारा करेगा। वह उसे परिसर छोड़ने से मना करता है और कहता है कि जब उसकी शिफ्ट खत्म होगी तो वह उसे रिलीव करेगा। बाद में जेसिका एक किताब पढ़ रही होती है और उसे नींद आने लगती है। अचानक उसे हॉलवे में एक लाइट में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। तभी फोन बजता है। उसे एक महिला का डिस्ट्रेस कॉल आता है जो कहती है कि वह फंसी हुई है और उसके साथ के सभी लोग शायद मर चुके हैं। जब वह पता पूछती है तो महिला फोन काट देती है। जेसिका तुरंत नए स्टेशन पर कॉल करती है। चूंकि उसे कॉलर से आवश्यक जानकारी नहीं मिली, वे बस कहते हैं कि वे कॉल की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि कॉल्स ठीक से रीराउट हुए हैं या नहीं। उसे होल्डिंग में कुछ सुनाई देता है और वह सोचकर जांच करने जाती है कि शायद कोहेन है। जेसिका उस जगह पर पहुंचती है जहां से धमाके की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। बाद में वह किचन में अपना लंच खाती है और अपने सैंडविच में बालों का एक लंबा गुच्छा पाती है। अचानक सामने के दरवाजों पर खटखटाहट होती है, लेकिन जब वह जांच करने जाती है तो बाहर कोई नहीं होता। जब वह मुड़ती है तो स्टेशन के अंदर कोई दिखाई देता है। जेसिका उसे स्टेशन छोड़ने के लिए कहती है और देखती है कि वह फर्श पर पेशाब कर रहा है। वह अपनी छड़ी निकालती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वह उसे भगा देती है। जेसिका स्टेशन को साफ करती है और इसके बाद अपने हाथ धोने बाथरूम जाती है। उसे पाइपों में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और एक जोड़ी जूते दिखाई देते हैं। जेसिका उन्हें बेघर आदमी के लिए बाहर छोड़ देती है। जब वह वापस अंदर आती है तो उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है। वह पाती है कि एक बाथरूम पूरी तरह से तहस नहस है। फिर वह स्टेशन के जिम और लॉकर रूम में जाती है। एक लॉकर में अभी भी चाबी है और वह उसे खोलती है, जिसमें उसे अपनी और अपने पिता की एक तस्वीर मिलती है। वह लॉकर बंद करती है और देखती है कि बाकी सभी लॉकर खुल गए हैं। अचानक एक और कॉल आता है। ये वही महिला है जो मदद की गुहार लगा रही है। जेसिका उसका नाम लेती है और वह उसे बताती है कि उसे एक रैंच पर ले जाया गया है। फिर फोन काट देती है। तुरंत एक और कॉल आता है, लेकिन इस बार यह वेस्ट रिमूवल कंपनी का है। वह आदमी उसे बताता है कि वे थोड़ा देर से आएंगे। जेसिका फिर से नए स्टेशन पर कॉल करती है और दूसरी कॉल के बारे में बताती है। वे कहते हैं कि वह लड़की 911 पर नहीं बल्कि सीधे स्टेशन पर कॉल कर रही है। अगर वह फिर से कॉल करती है तो जेसिका को उसे 911 पर कॉल करने के लिए कहना होगा। जेसिका हैंडबुक पढ़ना जारी रखती है, एक और कॉल का इंतजार करती है। तभी अचानक उसके पीछे का रैक हिलने लगता है। वह इसे जांचती है, लेकिन कुछ गलत नहीं पाती। जैसे ही वह बैठती है, ये फिर से खुल जाता है और बाकी रैक्स से टकराता है। जेसिका को पीछे से एक और आवाज सुनाई देती है और वह उसका पीछा करती है। वह देखती है कि एक दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से एक और आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह जांच करने से पहले इसे कॉल करती है। स्टेशन से उसे केवल एक गाना मिलता है। एक और आवाज सुनाई देती है और स्टेशन में एक अलार्म शुरू हो जाता है। जेसिका हैंडबुक की पंक्तियां दोहराते हुए उस जगह की ओर बढ़ती है जहां से आवाज आई थी। वह एक तहस नहस कमरे में जाती है और जब एक बॉक्स उस पर लगभग गिरता है तो वह देखती है कि बेघर आदमी सुविधा में घुस आया है। वह कुछ ढूंढ रहा है और उसका ध्यान नहीं देता, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए चढ़ती है। वह उसे अक्षम कर देती है और गिरफ्तार कर लेती है। जेसिका उसे होल्डिंग में ले जाती है, लेकिन वह विरोध करता रहता है, इसलिए वह उसे घसीटती है। दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं और बाहर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह आदमी उस पर हमला करता है और वह उसे स्टन करती है।
जेसिका को एहसास होता है कि वह सेल में बंद है और किसी को दरवाजा खोलने के लिए पुकारती है। खिड़की पर एक अजीब चेहरा दिखाई देता है, जिससे वह डरकर फ्लैशलाइट गिरा देती है। अचानक बेघर आदमी के पास फ्लैशलाइट होती है और वह उसका निशाना ले रहा होता है। वह उसे याद दिलाती है कि वह हथियार बंद है। फ्लैशलाइट कोने को रोशन करती है, जिससे पता चलता है कि बेघर आदमी अभी भी बेहोश है। जेसिका पूछती है कि उनके साथ वहां कौन है। एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वह फिर से दरवाजे पर धमाका करती है और वह आवाज पूछती है कि क्या वह वहां से जिंदा निकलना चाहती है। जेसिका अपनी फ्लैशलाइट मांगती है। फिर सब कुछ फिर से अंधेरा हो जाता है और उसके बगल में दो आकृतियां दिखाई देती हैं। लाइट्स फिर से चालू होती हैं और सेल का दरवाजा खुला होता है। वह बाहर निकलती है और कैदी को अंदर बंद कर देती है, फिर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। बाद में जेसिका कोहेन को फोन करती है और जब वह जवाब नहीं देता तो वह उसे एक संदेश छोड़ती है, लेकिन उसे नहीं बताती कि क्या हुआ। वह आराम करने की कोशिश करती है, लेकिन छत पर SOW शब्द उकेरा हुआ देखती है। जब वह स्टेशन के दरवाजों की जांच करती है तो उसे बाहर एक महिला दिखाई देती है और उसे जाने के लिए कहती है। मैरीगोल्ड कहती है कि वह वहां अपनी सिगरेट खत्म करना चाहती है, क्योंकि वह वहां सुरक्षित महसूस करती है, और जेसिका उसे अनुमति दे देती है। अंदर जाने से पहले मैरीगोल्ड कहती है कि वह बता सकती है कि वह नौसिखिया है। वह उसे बताती है कि वह पेमन हथियारों के बगल वाली सेल में थी, जिन्होंने स्टेशन में आत्महत्या कर ली थी, जिन्होंने कुछ लड़कियों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी थी। जेसिका को इस केस के बारे में पता है क्योंकि उसके पिता उस अपराध स्थल पर मारे गए थे और वह जानती है कि अपराधी भी वहां मर गए थे। मैरीगोल्ड जोर देती है कि उन्हें जिंदा स्टेशन वापस लाया गया था और वह उनकी बगल वाली सेल में एक अजीब गाना सुन सकती थी। उन्होंने अपनी चादरों से फांसी लगा ली थी। मैरीगोल्ड अपनी सिगरेट खत्म करती है और जेसिका को अवाक छोड़कर चली जाती है। जेसिका स्टेशन की गश्त करती है और एक चालू टीवी पाती है। टीवी पर पेमन भाई के साथ एक पुलिस साक्षात्कार चल रहा है, जिसने वह जघन्य अपराध किया था। दो अन्य टीवी चालू हो जाते हैं जिनमें पेमन बहनों के साक्षात्कार चल रहे हैं। एक फ्लैशबैक में जॉन पेमन शैतान के बारे में बात करता दिखाई देता है। साक्षात्कारों का फ्लैशबैक बहनों के साथ जारी रहता है। दोनों एक जैसी बातें कह रही हैं। जॉन रिकॉर्डिंग में एक बेतुकी धमकी देता है, जैसे कि वह सीधे जेसिका से बात कर रहा हो। अचानक एक कुर्सी उसकी ओर झूलती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उस पर कोई बैठा है। यह तब तक होता रहता है जब तक कि वह जेसिका को गिरा नहीं देता। फोन बजता है और वह उसे उठाने दौड़ती है। यह वही लड़की है जो कह रही है कि बाकी लड़कियों को मार दिया गया है। जिन लोगों ने ऐसा किया वे वही गाना गा रहे हैं जो मैरीगोल्ड ने उसे बताया था। जेसिका लड़की को 911 पर कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन वह कहती है कि वह नहीं कर सकती, इसलिए जेसिका उसे भागने और छिपने के लिए कहती है। कॉल खत्म होने से पहले जेसिका लड़की से पूछती है कि क्या उसने जॉन पेमन का नाम सुना है, और वह कहती है कि हाँ। जेसिका कुछ बिंदुओं को जोड़ना शुरू करती है, इसलिए वह फिर से नए स्टेशन पर कॉल करती है और लड़की के साथ कॉल के सभी विवरण बताती है। वह दूसरी तरफ के अधिकारी को बताती है कि उसे लगता है कि पेमन परिवार के बचे हुए सदस्यों ने उसे पकड़ लिया हो सकता है। वह हंसता है और कहता है कि वे सभी पुलिस की निगरानी में हिरासत में हैं। वह उसे एक पुलिस रिपोर्ट का नंबर देता है और कहता है कि अगर उसे और जानकारी मिलती है तो अगली बार कॉल करते समय उस रिपोर्ट नंबर का उल्लेख करे। वह उसका धन्यवाद करती है और फोन रख देती है। अचानक उसे स्टेशन के दूसरी तरफ से सीटी की आवाज सुनाई देती है। जेसिका कुछ ऑफिस कुर्सियों वाले कमरे की जांच करती है, लेकिन और शोर से उसका ध्यान भटक जाता है। जब वह वापस देखती है तो कुर्सियां पूरी तरह से पुनर्व्यवस्थित हो चुकी हैं। जेसिका को अब बहुत हो चुका है और वह सोचती है कि अन्य पुलिस अधिकारी उसका नौसिखिया होने के कारण उससे मजाक कर रहे हैं। अचानक स्टेशन की घंटी बजती है और जब वह जांच करने जाती है तो वहां एक अधिकारी होता है। वह उसे पूछना शुरू करती है कि क्या यह सिर्फ वही था जिसने उससे मजाक किया या और लोग भी थे। वह नहीं समझता कि वह किस बारे में बात कर रही है। जेसिका पूछती है कि क्या वे अन्य नौसिखियों के साथ भी ऐसा ही मजाक करते हैं। वह खुद को प्राइस के रूप में पेश करता है और कहता है कि वह सिर्फ उसकी जांच करने आया था। प्राइस उसे अंदर आने देने के लिए कहता है। वे एक साथ स्टेशन में अंदर जाते हैं और बातचीत करते हैं। वह सोचती है कि किसी ने उसे उसकी जांच करने के लिए भेजा है, लेकिन जब वह उससे पूछता है कि उसकी शिफ्ट कैसी चल रही है तो वह उसे बेघर आदमी के बारे में बताती है। वह हंसता है और कहता है कि उसने इससे भी बुरा देखा है। एक बार एक अपराधी ने उसकी पुलिस कार पर हर जगह मल त्याग किया था। जेसिका थोड़ा आराम करती है और वह उसे बताता है कि वह वास्तव में उसकी जांच करने आया था, क्योंकि वह उसके पिता को जानता था। वह उससे पूछती है कि क्या वह उस रात उनके साथ था। प्राइस उसे बताता है कि सब कुछ कैसे हुआ।
वे जल्दी अपराध स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन वे लड़कियों को अपनी जान की भीख मांगते हुए सुन सकते थे। वे दोनों बिना बैकअप के अंदर गए और उसके पिता ने पेमन को रोके रखा, जबकि वह कुछ लड़कियों को बाहर निकालने में कामयाब रहा। वह कहता है कि वहां 2 अधिकारी मरे, जिसमें उसका पिता भी शामिल था। प्राइस कहता है कि उसका पिता एक अच्छा पुलिस वाला था और उसे उस पर बहुत गर्व होता। जब वह मुड़ता है तो जेसिका उसके सिर में एक बड़ा छेद देखती है, और जब वह बाहर खिड़की के पास से गुजरता है तो वह गायब हो जाता है। जेसिका यह देखने जाती है कि वह कहाँ गया और उसे पुकारती है। अचानक उसे स्टेशन के चारों ओर से आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे घेर रही हैं। अचानक वह हॉलवे में एक शव को हिलते हुए देखती है। यह हवा में तैरने लगता है और अस्वाभाविक तरीके से हिलता है। जेसिका एक पल के लिए छिपती है, अपनी बंदूक निकालती है, और जब वह यह जांचने के लिए बाहर निकलती है कि वह आदमी अभी भी वहां है, तो वह गायब हो चुका होता है। अचानक उसे अपने सेल में बेघर आदमी की चीख सुनाई देती है। वह उसे बाहर निकालने की विनती करता है, और जब वह पूछती है कि क्या गलत है, तो वह एक तरफ हटता है और उसे अपने सेल में 3 भूत दिखाता है। जेसिका बार बार कहती है कि यह असली नहीं है। वह आदमी रोता है और उसे वहां न छोड़ने की विनती करता है। उसे फिर से वह गाना सुनाई देता है, और जब वह उस जगह पर पहुंचती है जहां से यह आ रहा है, तो वह कुछ लड़कियों को एक घेरे में बैठकर गाना गाते हुए देखती है। भूतिया लड़कियां उसका सामना करने के लिए मुड़ती हैं। उनके चेहरों पर खून से सनी चादरें होती हैं, जबकि उनकी परछाइयां सामान्य दिखती हैं। दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है और वे गायब हो जाती हैं। जेसिका को बाहर से एक और शोर सुनाई देता है और वह सबूत कक्ष में जाती है। वह इसे पूरी तरह से तहस नहस पाती है, जिसमें बीच में कुछ पुरुष कपड़े रखे हुए हैं। जेसिका फोन की ओर दौड़ती है और कोहेन को कॉल करती है। वह पूछता है कि वह उसे क्यों फोन कर रही है, और वह कहती है कि उसे लगता है कि वह चीजें देख रही है। जेसिका को लगता है कि वह अपनी शिफ्ट पूरी नहीं कर पाएगी। कोहेन उसे डरने के लिए ताने मारता है और फिर से पूछता है कि क्या वह शिफ्ट के अंत तक वहां रहेगी। फोन काटने से पहले वह उसे फिर से कॉल न करने के लिए कहता है। वह वेस्ट डिस्पोजल कंपनी को फोन करके पूछती है कि वे कब आएंगे। जब वह आदमी कहता है कि उसे यकीन नहीं है, तो वह उसे बताती है कि वह अपनी स्क्वाड कार में बाहर उनका इंतजार करेगी। जेसिका स्टेशन छोड़ देती है, लेकिन फोन बजता है, इसलिए वह अंदर दौड़ती है। यह फिर से वही लड़की है जो उसे बताती है कि वह भाग निकली है। वह जेसिका को बताती है कि उसे किसी तरह का साइन दिखाई देता है, और जेसिका उसे लाइन पर रखती है, जबकि वह अपने सेल फोन से डिस्पैच को कॉल करती है। लड़की कहती है कि उसे पता है कि वह मरने वाली है, और जेसिका पूछती है कि क्या उसके पास कोई हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाली चीज है। वह फिर से डिस्कनेक्ट हो जाती है। जेसिका नए स्टेशन पर कॉल करती है और पहले दिए गए नंबर का उल्लेख करती है। वही अधिकारी फोन उठाता है और उसे बताता है कि स्टेशन पर कॉल करने वाली लड़की मर चुकी है। जेसिका को विश्वास नहीं होता। अधिकारी उसे बताता है कि वह पेमन की आखिरी शिकार थी और उसे बेड से पीटकर मार डाला गया था। वह कहता है कि शायद पेमन कम्यून के कुछ सदस्य पकड़े जाने से बच गए हों और उससे बीमार मजाक कर रहे हों, या यह भूत हो सकते हैं। अधिकारी उसे बताता है कि पेमन ने स्टेशन में आत्महत्या कर ली थी और तब से स्टेशन में अजीब चीजें हो रही हैं। जेसिका के पीछे एक तस्वीर गिरती है और वह फोन रख देती है। यह उसके पिता की पोस्टमार्टम तस्वीर है। वह जमीन पर पेमन अपराध स्थल की ओर तस्वीरें देखती है, जिनमें वहां मरी हुई लड़कियां हैं। प्राइस की भी एक तस्वीर है। जेसिका एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करती है, उम्मीद करती है कि यह गायब हो जाए, लेकिन जब वह आंखें खोलती है तो तस्वीरें हॉलवे में साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित होती हैं। जेसिका को अपने दिमाग में चीखें सुनाई देती हैं जब पेमन परिवार की मगशॉट्स दिखाई देती हैं। अचानक तस्वीरें आग पकड़ लेती हैं। जेसिका हॉलवे के फर्श पर जागती है जब उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ उसकी मां है, जो अपने पिता का जिक्र करने के लिए माफी मांगती है। जेसिका को पता चलता है कि उसकी बंदूक गायब है। अचानक उसे हॉलवे में कोई दिखाई देता है, और जब वह उसका पीछा करती है तो उसे बेहोश कर दिया जाता है। वह एक साक्षात्कार कक्ष में एक महिला के साथ जागती है। जेसिका को अब यकीन नहीं है कि क्या असली है। वह महिला उसे बताती है कि वह जॉन पेमन के लिए कुछ भी करेगी, और यह वही थी जिसे उसे उस रात अपने साथ ले जाना चाहिए था। वह जेसिका से पूछती है कि क्या उसने उसे वहां देखा है, और कहती है कि उसने भी देखा है। फिर वह कहती है कि वह उसकी मृत्यु की पहली सालगिरह मनाने के लिए वहां है, और जेसिका की बंदूक से खुद को मार लेती है। फोन फिर से बजता है और जेसिका शव के पास से गुजरती है, अपनी होल्स्टर और बंदूक वापस लेती है, फिर उसे उठाती है। ये फोन पर वही लड़की है। जब जेसिका उसे बताती है कि वह मर चुकी है, तो लड़की हंसने लगती है और बैट से मारने की आवाज फोन पर सुनाई देती है। आवाज जेसिका के आसपास जारी रहती है, और जब वह अपने डेस्क के नीचे देखती है तो उसे उस लड़की का भूत दिखाई देता है। जेसिका रैक्स में छिपती है और भूत उसका पीछा करता है, उसे ढूंढता है।
वह जेसिका को पाती है और कहती है कि वह मरना नहीं चाहती। भूत गायब हो जाता है और जेसिका दरवाजे की ओर दौड़ती है, बाहर निकलना चाहती है। वह दरवाजा नहीं खोल पाती, न ही गोली मारकर रास्ता बना पाती है। उसका फोन बजता है। उसके पिता कॉल कर रहे हैं। वह उसे बताता है कि वह उसी की तरह प्रेरित है, लेकिन पूछता है कि जब उसने नौकरी के लिए अपनी जान दी थी तो वह क्यों भागने की कोशिश कर रही है। जेसिका माफी मांगती है, कहती है कि वह नहीं भागेगी। वह उसे बताता है कि जिस आदमी ने उसे मारा वह अभी भी इमारत में है और उसे इसके बारे में कुछ करना होगा। बेघर आदमी अचानक उसके पास से गुजरता है। वह उससे पूछती है कि वह बाहर कैसे निकला और उसे नीचे उतरने के लिए कहती है। जब वह उसे हथकड़ी लगाने जाती है तो वह एक प्रेत में बदल जाता है। जेसिका बेघर आदमी के सेल की जांच करती है, केवल यह पाती है कि वह मर चुका है। दीवारों पर किंग ऑफ हेल लिखा हुआ है। जेसिका सहायता के लिए नए स्टेशन पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने रेडियो पर केवल स्टैटिक मिलता है, फिर एक चीख और फिर से वह गाना। रेडियो से खून निकलता है और उसके बगल में एक भूत प्रकट होता है। वह पेमन के सेल में किसी तरह का अनुष्ठान करते और फिर आत्महत्या करते हुए एक प्रोजेक्शन देखती है। जॉन जेसिका की ओर मुड़ता है और चादर उतार देता है। भूत अचानक उसके बगल में और प्रोजेक्शन पर भी होते हैं। प्राइस भी प्रकट होता है और खुद को गोली मार लेता है। जॉन लगभग उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह अपने पिता की एक तस्वीर ढूंढती है और कानून प्रवर्तन कॉडेक्स के कुछ हिस्से दोहराती है। उसके पिता उसे फिर से कॉल करते हैं और कहते हैं कि वे आ रहे हैं। वह कहता है कि उसे उन्हें रोकना होगा, चाहे जो हो जाए। कुछ हुड वाले लोग प्रकट होते हैं और वह उन पर गोली चलाती है। वे उसे कहते हैं कि आकर उन्हें ढूंढे। जेसिका उनकी तलाश करती है और सबूत कक्ष में पहुंचती है। उसे फिर से उनकी आवाज सुनाई देती है और वह पीछा करती है। वह एक को गोली मार देती है और बाकियों के पीछे जाती है। वह एक और को मार देती है और एक को अक्षम कर देती है। वह शैतान के बारे में बात करना शुरू करता है और वह उसे भी गोली मार देती है। अचानक उसे भी गोली लगती है। कोहेन उसके पीछे अपनी बंदूक ताने हुए प्रकट होता है। वह मुड़ती है और देखती है कि जिस आदमी को उसने मारा वह वेस्ट डिस्पोजल कंपनी का था। असली घटनाएं एक फ्लैशबैक में चलती हैं। जेसिका को विश्वास नहीं होता। उसने कंपनी के सभी लोगों को मार डाला जो सबूतों का निपटारा करने आए थे। कोहेन स्थिति को कॉल करता है, जबकि जेसिका पेमन का गाना गाती है। 3 पेमन भूत प्रकट होते हैं और उसे ले जाते हैं। अधिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।